Welcome to the next lecture of visual programming. In this lecture of visual programming, we discuss about the C# app programming, introduction to C# app programming, how we can create a simple app in C# programming by simply displaying the line of text, creating the simple app in Visual Studio. Then discuss modifying your simple app, string interpolation, and another C# app adding the integers. Then we discuss different arithmetic operations and displaying the name variables, values of variables in this lecture. Let's start introduction. We introduce the console apps. These input and output text in a console window, which is Windows is known as command prompt. तो हमने यहाँ पे देखना है कंसोल विंडो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इनके आउटपुट कैसे होंगे, कैसे डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो हमके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आपने अपनी प्रोग्राम कैसे CSC कंपाइलर के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करना है, या फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर कंसोल ऐप कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट प्रोग्राम है। मैं आप लोगों को इसके बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताता जाऊँ, फिर हम वापस मूव करते हैं किसकी तरफ, कंसोल ऐप की तरफ और विजुअल स्टूडियो की तरफ। तो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सी ऐप प्रोग्रामिंग, इसके अंदर हमने ये हमारे पास कमिट्स हैं, सिंगल लाइन कमिट्स। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हमारे पास सिंगल लाइन कमिट्स होते हैं और ठीक है मल्टी लाइन कमिट्स होते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, सिंगल लाइन कमिट्स हैं जो हमारे पास वेलकम सी एस प्रोग्राम, क्योंकि C# के प्रोग्राम को .cs की एक्सटेंशन से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, हम कहीं पे भी किसी भी टेक्स्ट एडिटर में ऐड करके हम उसको सेव एज करके उसकी जो एक्सटेंशन है वो .cs रखेंगे। यूजिंग सिस्टम हमारे पास ये हमारे पास नेम स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं। नेम स्पेसेस क्या होती हैं बेसिकली, ये सिस्टम क्या है, हमारे पास नेम स्पेस है। नेम स्पेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस, कि जो हमारी रिलेटेड क्लासेस होती हैं, सिमिलर क्लासेस होती हैं, उनको हम इकट्ठा करके उसके एक नेम स्पेसेस बना देते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो की एक पावरफुल या विजुअल स्टूडियो की ये स्ट्रेंथ है, या C# प्रोग्रामिंग की यही स्ट्रेंथ है कि इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी नेम स्पेसेस मौजूद हैं। इट्स मीन के हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस मौजूद हैं, बिल्ट इन क्लासेस मौजूद हैं जो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इजीली हम अपना प्रोग्राम क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। हमें उसका कोड वगैरह राइट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम यहाँ पे हम यूजिंग डायरेक्टिव्स के ज़रिए सिस्टम क्लास में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ। और सिस्टम क्लास के अंदर क्यों ऐड करा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके अंदर मैंने ये लिखा है, ये कंसोल क्लास का नाम है। ठीक है, और ये राइट लाइन ये फंक्शन है। ठीक है, किस क्लास का फंक्शन है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर पढ़ चुके हैं, हम मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, मेंबर फंक्शन है किसका, कंसोल क्लास का। और कंसोल क्लास कौन सी नेम स्पेस से बिलोंग करती है, हमारे पास सिस्टम नेम स्पेस से। अगर ये मैं ऊपर यूजिंग सिस्टम ना करता तब मुझे यहाँ लिखना पड़ता हर जगह पे सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन। तो इसलिए मैं C# के अंदर मैं ये लिखने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ऊपर सिस्टम इसकी क्या करा दी, नेम स्पेस ऐड कर दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद हमारा में ये मेन मेथड है। ठीक है, जो हमारे पास जहाँ जो कि एंट्री पॉइंट है, आप लोग पहले भी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ चुके हुए हैं कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम आर स्टेटमेंट्स। ठीक है, अकर इन द मेन मेथड, कहाँ पे अकर होती है, मेन मेथड के अंदर इसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है, मेन के बगैर इसकी एग्जीक्यूशन नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम उसको एंड कर रहे हैं। ये हमारे पास एक हमने स्टेटमेंट लिखी है जो एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या है, क्लास है कि एवरी प्रोग्राम एटलीस्ट कंसिस्ट ऑफ वन क्लास, हर प्रोग्राम के अंदर एक क्लास लाजमी बनानी पड़ेगी। ठीक है, इन जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारा मेन मेथड होगा, क्योंकि ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। कमिट्स का मैंने आपको बता दिया, कमिट्स दो तरीकों से होते हैं। कमिट्स आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट विच आर यूज टू डिस्क्राइब द कोड। हमारी कमिट्स एग्जीक्यूट नहीं होते, सिर्फ ये कोड को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको रीडेबल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंगल लाइन कमिट्स, अगर एक ही लाइन के ऊपर मेरी स्टेटमेंट जैसे ये ख़त्म हो रहे हैं तो हमारे पास हम क्या लेते हैं, ये डबल बैकस्लैश लगा देते हैं, तो हमारे पास सिंगल लाइन कमिट बन जाते हैं। अगर मल्टी लाइन कमिट्स हैं, यानी दो लाइन्स के ऊपर, जैसे ये दो लाइन्स के ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो हमारे पास ये उसका स्टार्टिंग है बैकस्लैश एंड स्टेरिक, और ये एंडिंग है। इसके दरमियान जितना मर्जी लिख देंगे, जितनी मर्जी लाइंस होंगी, वो सारी कमेंट्स के तौर पर उसको क्या करेगा, इंटरप्रेट किया जाएगा। तो यूजिंग डायरेक्टिव दैट टेल्स द कंपाइलर, जो हमें ये बता रहा है वेयर टू लुक फॉर अ क्लास। मैंने आप लोगों को बताया कि यूजिंग डायरेक्टिव्स के साथ हम क्या लिख रहे हैं, उसकी नेम स्पेस लिख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये क्या नेम स्पेस है। जो ये यूजिंग डायरेक्टिव अब क्या बता रहा है, कहता है कि कंपाइलर को ये बता रहा है कि जो आपने ये यहाँ पे क्लासेस यूज़ कर रहे हो उसको आपने कहाँ देखना है।
तो यानी ये कंसोल क्लास यूज़ कर रहे हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ कि आपने सिस्टम नेम स्पेस के अंदर उसको क्या करना है, देखना है कि ये सिस्टम नेम स्पेस का हिस्सा है। तो यही हमारी स्टेटमेंट बता रही है कि यूजिंग सिस्टम इज यूजिंग डायरेक्टिव्स दैट टेल्स द कंपाइलर वेयर टू लुक फॉर अ क्लास दैट यूज्ड इन दिस ऐप। A great strength of Visual Programming C# is its rich set of predefined classes। तो हमें यही बताया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है बेसिकली वो भी यही है कि हमारे इसके अंदर प्री क्लासेस मौजूद हैं। ठीक है, तो ये C# की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि हमें इसका कोड वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती, दोबारा हमें हम उसी को बार बार यूज़ करते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन C# ऐप प्रोग्रामिंग। क्लासेस आर ऑर्गेनाइज अंडर द नेम स्पेस। क्लासेस कहाँ पे होती हैं, नेम स्पेस के अंदर होती हैं। और नेम स्पेस क्या है, नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो वो हमारे पास रिलेटेड क्लासेस का क्या है, एक ग्रुप है, नेम है। ठीक है, कलेक्टिवली हम उसको क्या दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं जो उसकी नेम स्पेस कहलाती है। डॉट नेट प्री डिफाइंड नेम स्पेसेज आर नोन एज डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। तो डॉट नेट के अंदर जो हमारे पास नेम स्पेसेज हैं, ठीक है, वो कहाँ, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। प्री डिफाइंड नेम स्पेसेज हैं, ठीक है, कहाँ किसके अंदर मौजूद है, FCL के अंदर। जो मैं आप लोगों को FCL की डिटेल बताऊंगा कि FCL हमारे पास क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी नेम स्पेसेज हैं, और नेम स्पेसेज के अंदर कौन कौन से हमारे पास क्या हैं, क्लासेस मौजूद हैं, और उन क्लासेस के फिर कौन कौन से फंक्शन मौजूद हैं। ये आप लोग की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसको सर्च आउट करना है और मुझे बताना है। ठीक है, मैं इसका टेस्ट भी लूँगा नेक्स्ट क्लास से पहले। ब्लैक लाइंस एंड जो ब्लैक लाइंस यूज़ होती हैं वो भी हमारे कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ होती हैं। बाकी उनका कोई इशू नहीं होता, कंपाइलर उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। इसके बाद क्लास डिक्लेरेशन। क्लास वेलकम, जैसे हमने यहाँ पे वेलकम वन क्लास डिक्लेयर की थी। क्लास डिक्लेरेशन फॉर द क्लास नेम वेलकम एवरी वन क्लास ऐप कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट वन क्लास। जो मैं आप लोग बताया, एक क्लास लाजमी भी होगी जिसके अंदर डिफाइंड बाय यू, जो आपने खुद डिफाइन की होगी। दीज आर नोन एज यूज़र डिफाइंड क्लासेज। इनको हम क्या कहते हैं, यूज़र डिफाइंड क्लासेज कहलाते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे C# के अंदर या हर लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को पता है रिजर्व वर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड और कीवर्ड्स, ठीक है, विच है प्री डिफाइंड मीनिंग एंड पर्पस। वी कैन नॉट यूटिलाइज दीज वर्ड फॉर एन अदर पर्पस। किसी और पर्पस के लिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। यही हमारे पास जो कीवर्ड्स होंगे जिनके पर्पस और मीनिंग पहले से डिफाइन है, वो हमारे पास मौजूद होंगे। तो दो तरह के हमारे पास कीवर्ड होते हैं। एक हमारे पास कंटेक्सचुअल कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स एंड कंटेक्सचुअल कीवर्ड। कीवर्ड्स हमारे पास सिंपल है, और दूसरे क्या है, कंटेक्सचुअल कीवर्ड डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, कि हम उनको कहाँ यूज़ कर रहे हैं उसके कंटेक्स्ट पे डिपेंड करता है उनका मतलब, उनके मीनिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह के हमारे पास क्या होंगे, कीवर्ड्स होंगे। तो ये कीवर्ड्स हैं जितने भी हमारे C# के अंदर, ये आप लोगों ने देखना है कि हम इनको इसी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनके लिए ये डिफाइन किए गए हैं। मेन मेथड स्टैटिक वाइड मेन इज़ वेयर द ऐप बिगिंस एग्जीक्यूशन। जहाँ पे हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, हमारा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और इसकी हमारे पैरेंथेसिस आफ्टर द आइडेंटिफायर मेन इंडिकेट दैट इट्स मेथड। ठीक है, हमें ये बता रहा है कि जहाँ इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, स्टार्ट होगी, दिस इज नोन एज द एंट्री पॉइंट। ठीक है, इसकी एंट्री पॉइंट इसे कहा जाता है क्योंकि हमारी सारी एग्जीक्यूशन इसी के अंदर होती है। द पैरेंथेसिस आफ्टर द आइडेंटिफायर वेरिएबल्स के बाद, ठीक है, मेन इंडिकेट दैट इट्स ए मेथड, कि हमें ये बता रहा है कि जैसे यहाँ पे ये बात करने का मतलब ये है कि ये मेन के बाद ये जो पैरेंथेसिस आ रही हैं, तो ये हमें बता रही हैं कि ये क्या है, एक मेथड है, ये फंक्शन है। ठीक है, मेथड का आप लोगों को पता है कि मेथड हमारे पास क्या होता है, फंक्शंस के बाद हमेशा ये चीज़ डिक्लेयर की जाती है। तो यहाँ पे हमने इसके बाद डिस्प्लेइंग लाइन ऑफ टेक्स्ट, हमने एक टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए, ये कंसोल क्लास का नाम है, राइट लाइन इसका फंक्शन है। ठीक है, और वेलकम टू द C# प्रोग्रामिंग, ये हमने स्ट्रिंग लिखी है, स्ट्रिंग लिटरल है, जो हमें एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, जो हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा है। मैं भी आपको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। इसके बाद हमारे पास क्रिएटिंग सिंपल ऐप इन द विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो के अंदर आपने सिंपल ऐप क्रिएट करनी है, तो आप लोग फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट, जैसे न्यू प्रोजेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट पेन के अंदर हमारे पास विजुअल C# का प्रोग्राम होगा। ठीक है, विजुअल C# के अंदर हमारे पास उसके बाद जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर मजीद विंडोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखना है, क्योंकि आप अभी हम कंसोल ऐप बना रहे हैं, विंडोज़ फार्म ऐप नहीं बना रहे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, कंसोल ऐप। ठीक है, कंसोल एप्लीकेशन, ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने इसका क्या लिखना है, जो भी हम ऐप क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट का नेम आ जाएगा, उसकी लोकेशन क्या हमने कहाँ सेव करना है, और उसके बाद इसका सोल्यूशन एक्सप्लोरर, सोल्यूशन का नेम आ जाएगा कि इसका प्रोग्राम का नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे VLC प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग, ठीक है, ये हमें बता भी रहा है कि आप क्या कर रहे हो,
कौन सा कंसोल ऐप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद आपने किसके ऊपर क्लिक कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास इस तरह के हमें एक विंडो डिस्प्ले होगी जिसके अंदर हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा होगा। ऑलरेडी हमें कुछ यूजिंग डायरेक्टिव्स भी ऑलरेडी हमें कोई दे देगा, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या होंगे, कुछ जो जैसे उसका बेसिक सिंटैक्स हमें दे देगा, यानी जैसे हमारे अभी यहाँ मैंने नेम स्पेस लिखनी है, ठीक है, नेम स्पेस वेलकम आपने लिख दिया, अपनी नेम स्पेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या बनाते हैं, ये तो आप लोगों ने हर हाल में करना है। क्लासेस भी क्या करेंगे, क्लास प्रोग्राम, और उसके अंदर मेन मेथड हमें बता दिया। अगर हम यही रहने दें, अगर इसको ख़त्म कर दें, अपना प्रोग्राम खुद टाइप करें, तो व्हाट्सएवर जो हमारे पास हमारी मर्ज़ी है। इसके बाद इसको ये समझना, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। ये जो चीज़ है, क्रिएटिंग अ सिंपल ऐप विजुअल स्टूडियो, राइटिंग द कोड एंड यूजिंग इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, ठीक है, हमारे पास यानी जैसे कोई चीज़ इंटेलिजेंट होती है कि आप उसको थोड़ा सा बताओ तो वो आपको उसका अगला ऑप्शन मज़ीद क्या कर देगा, बता देगा, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, इंटेलिजेंस विंडो कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने सपोज मेन के बाद यहाँ पे मैंने लिखा CON, मैं लिखना चाह रहा था कंसोल, लेकिन अभी मैंने उसको पार्शली लिखा था CON, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये विंडो ओपन होगी जिसे हम इंटेलिजेंस विंडो कह रहे हैं, ठीक है। ये हमें ये बता देगी कि इससे CON से रिलेटेड कौन कौन सी क्या चीज़ें हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हो, ऑप्शन दे देगी कि इसमें से जो इससे ज़्यादा मैच कर रहा होगा, क्लोजेस्ट मैच होगा, वो हमें हाईलाइट करके दे देगा। जैसे ये ब्लू कलर में हाईलाइट हुआ है, ठीक है। तो जो इसके क्लोजेस्ट होगा वो हमें हाईलाइट भी करके दे देगा, और बाकी जो हमारे पास क्या है, ये सारे ऑप्शन दे देगा कि CON जैसे मैंने लिखा उसको पार्शली टाइप किया, तो वो मुझे बता रहा है कि आप इसमें से क्या टाइप करना चाह रहे हो। इसी तरह जैसे जो हाईलाइटेड होगी, जैसे ये हाईलाइटेड है, तो इसके आगे टूल टिप में, इसे हम क्या कहते हैं, टूल टिप, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन होगी जो हमें डिस्क्राइब कर रही होगी कि यहाँ जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो हाईलाइटेड है, उसमें उसका मतलब क्या है, वो क्यों हम यूज़ करते हैं, ताकि आप आसानी से देखें। ये विजुअल स्टूडियो ये इसने या C# हमारे पास ये क्या कर रहा है, हमारे लिए ईजीएस्ट वे बता रहा है हमें कोडिंग का। हमें सारी चीज़ें कुछ ना कुछ खुद प्रिडिक्ट कर देता रहता है। हम थोड़ा सा लिखते हैं और हमें बताता जाता है कि आपने ये करना चाह रहे हो, ये करना चाह रहे हो, तो हम उसकी हेल्प, हमारी हेल्प करता रहता है। तो ये टू टेब में डिस्क्राइब भी कर रहा है कि ये इस कंसोल का क्या मतलब है, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस विंडो। कि हमने उसका नाम पार्शली टाइप किया तो हमारे पास इंटेलिजेंस विंडो ओपन हुई, जो उसका क्लोजेस्ट मैच था उसको हाईलाइट भी उसने कर दिया। जो भी हमने यूज़ करना है उसके ऊपर क्लिक करेंगे वो यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे टूल टिप डिस्क्राइब द हाईलाइट आइटम, ठीक है। इसी तरह एक और बात यहाँ पे साथ साथ बताता जाऊँ, जैसे हमने ये कंसोल वहाँ पे क्या किया, राइट किया, तो ये कंसोल के बाद हमारे पास ये डॉट राइट किया, हम उसका मेथड लिखने लगे। आप लोगों को पता है कि प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ चुके हो कि जो हमारे पास क्लासेस कंसिस्ट ऑफ मेथड्स एंड मेंबर फंक्शन, कि क्लासेस के अंदर हमारे पास मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, और उसके अलावा डाटा मेंबर्स होते हैं। तो हम उसके इस कंसोल क्लास का मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मेथड यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डॉट के बाद यहाँ पे मेथड का नाम लिखते होते, मैंने WRIT थोड़ा सा लिखा, तो वो मुझे ये बताया, नीचे उसने बता दिया कि आप क्यों कौन सा यूज़ करना चाह रहे हो। हमने पार्शली टाइप किया, आधा उस फंक्शन का नाम टाइप किया, लेकिन उसने हमें उसी तरह जैसे पहले कंसोल यानी क्लास का आधा नाम टाइप किया था तो हमें इंटेलिजेंस विंडो में डिस्प्ले करा दिया था। यहाँ पे अब मैंने फंक्शन का पार्शली टाइप किया तो मुझे फंक्शन का भी बता रहा है कि कौन से फंक्शन उससे रिलेटेड है जो आप यूज़ करना चाह रहे हो कंसोल वाली क्लास में, ठीक है। जो मैं उसका आधा नाम लिखूंगा, जैसे WR लिखा, ठीक है, तो हमें सारा ऑप्शन बता रहा है। तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा, वो जो भी मेथड यूज़ करना होगा उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, वो हमारे पास यूज़ हो जाएगा। और साथ उसकी टूल टेब में उसकी डिस्क्रिप्शन उसी तरह बता रहा है कि ये राइट वाला मेथड क्या करेगा। इसी तरह हमारे पास जब हम इसके इंटेलिजेंस विंडो के अंदर कोई कोड लिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटराइज इन्फो विंडो, हमारे पास पैरामीटराइज विंडो है, ठीक है। अब आपने अगर इसके क्या करना है, पैरामीटर इसके यूज़ करने हैं, ठीक है, राइट लाइन के, तो ये हमारे पास क्या है, डाउन, ये हमारे पास एक विंडो अपेयर होगी, ठीक है, ये अप एरो और डाउन एरो, इसके ऊपर क्लिक करके आप अगर, क्योंकि हमारे पास मेरे बच्चे देखें फंक्शन कि हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, या फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, जो एक ही नाम से काफ़ी सारे फंक्शन हमने डिक्लेयर किए होते हैं, बट वो किससे डिफ्रेंशिएट हो रहे होते हैं, उसके पैरामीटर से, नंबर ऑफ पैरामीटर से। तो एक फंक्शन के हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, कितने पैरामीटर यूज़ करेंगे, उसके कौन से वाले यूज़ करेंगे, 2 पैरामीटराइज वाला, 3 वाला, 4 वाला।
अगर खुद से टाइप कर देंगे हमें याद है वेल एंड गुड, नहीं तो वो हमें ऑप्शन दे रहा है, वो हमें बता रहा है। यहाँ एरोस के ऊपर क्लिक करके हम उसके क्या कर सकते हैं, पैरामीटर सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम ये पैरामीटर इसके क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। जो हम 2 पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं या 3 पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो हम सारी चीज़ें यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे विजुअल स्टूडियो जो है, ठीक है, हेल्पिंग अस फॉर डेवलपिंग द सी शार्प ऐप, कि हम सी शार्प जो ऐप क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, विजुअल स्टूडियो के अंदर सिंपल ऐप क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर्स आप लोगों ने मुझे पढ़ाने हैं, क्योंकि आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ चुके हो। अब बेसिक सिंटैक्स मैंने उसका आप लोगों को समझा दिया, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने करनी है। ठीक है, जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है, या फिर हम किसकी बात करेंगे, इसके इनहेरिटेंस की बात करेंगे, तो आप लोग साथ साथ मेरे हेल्प करेंगे ताकि हम जल्दी से अपने एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आएँ और हमें क्या कर सकें, ऐप्स बिल्ड कर सकें। तो इंट्रोडक्शन टू सी शार्प ऐप प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग अ सिंपल ऐप इन विजुअल स्टूडियो, कंपाइलिंग एंड रनिंग द ऐप, हम किसको उस तरह रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं कि हम इसके बिल्ड, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, ऊपर आप लोगों को बिल्ड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, बिल्ड सोल्यूशन, हमारा सोल्यूशन बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यानी कि एक्जी फाइल बन जाएगी, और एक्जी फाइल बनने के बाद हम उसको Ctrl+F5 या स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके उसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। इसी तरह हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सी शार्प ऐप प्रोग्रामिंग, क्रिएटिंग अ सिंपल ऐप इन विजुअल स्टूडियो, एरर मैसेज एंड द एरर लिस्ट विंडो, हमारे एरर मैसेज या एरर लिस्ट विंडो हमें डिस्प्ले होती है। गो बैक टू द ऐप इन विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो में जाएं, एज यू टाइप कोड, जैसे ही हम कोड टाइप करते जाते हैं, द आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट रिस्पॉन्ड ईदर बाय अप्लाइंग, ठीक है, हमें वो बताता जाता है कि आपने गलत लिखा है या ठीक लिखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए सिंटैक्स कलर, क्योंकि उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, हाईलाइटिंग और बाय जनरेटिंग एन एरर, या एरर का हमें नाम बता देता है। ठीक है, व्हेन एन एरर अकर, जैसे कोई एरर अकर होता है, द आईडी अंडरलाइंस, जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यानी जो विजुअल स्टूडियो की बात कर रहे हैं, उस एरर लोकेशन की हमें बता देता है विद रेड सिग्विगली लाइन। ठीक है, हमारे पास की लाइन के हमारे पास क्या करता है कि उसके नीचे लहराती हुई एक रेड लाइन आ जाएगी, कि जो हमें ये बता रही होगी, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। लाइन एंड प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स, और उसके हमें डिस्क्रिप्शन बताएगा कि आपकी एरर क्यों है। इफ द एरर लिस्ट अगर आप लोग नजर नहीं आ रही, विजिबल नहीं है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, व्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके अंदर ऑप्शन होगा एरर लिस्ट का, तो जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे एरर लिस्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा कंसोल वेलकम टू द सी शार्प, यहाँ एंड में सेमी कॉलन नहीं यूज़ किए, तो उसने मेरे पास लाइन यहाँ पे लहराती हुई लाइन, ये जो आप लोगों को नजर आ रही है, ये इसने डिस्प्ले कर दी। जो जब हम इसके ऊपर कि यहाँ पे एरर है इंटेंशनली, ठीक है, हमारे पास ओमिटेड एरर, कि हम सेमी कॉलन को खुद से भूल गए, यानी खुद से नहीं लिखा, तो हमारे पास अभी मैं करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, तो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है एरर की, ये एरर लिस्ट विंडो। ठीक है, उसकी में ये बता रहा है कि एरर डिस्क्रिप्शन क्या है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्विकली अंडरलाइन इंडिकेट बाय सिंटैक्स एरर, तो हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर कौन सा है, सिंटैक्स एरर है। ठीक है, अभी इसी तरह हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऐप बिल्ड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, आप लोगों को डिफरेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम हैं। ठीक है, और कौन सी चीज़ें नहीं हैं, तो हमने उसको क्या करना है, उसको देखना है कि हमारे पास प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बाकी वही प्रोग्राम है जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, उनको आप लोग देखते जाएंगे। ये मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। अब विजुअल स्टूडियो के अंदर मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके आप लोगों को समझा भी देता हूँ। इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी। मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि एक वेरिएबल की वैल्यू किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल स्ट्रिंग कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैं अभी पहले जो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ उसके अंदर मैं सिंपल जो है ना आप लोगों को एक वेरिएबल की, स्ट्रिंग वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना सिखा देता हूँ कि हम एक सिंपल जो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें कि ये मुझे क्या दे रहा है, इसके अंदर एरर दे रहा है। ठीक है, ये नीचे लहराती हुई लाइंस आ रही है। ठीक है, हम वैसे $साइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। अभी मैंने इसको चेक किया है कि पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, हम इसको देख लेते हैं। लेकिन इसका तरीका, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे बच्चे यहाँ पे देखें कि मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग, और उसका नाम क्या रख दिया, पर्सन। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंदर ये मैंने वैल्यू स्टोर करा दी, पाउल इस पर्सन के अंदर स्टोर है। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ वेलकम टू द सी शार्प प्रोग्रामिंग। अगर मैं यहाँ प्रोग्रामिंग के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोमे के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या हो, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो, जहाँ पे नहीं ये लिखी हुई नजर आ रही है आप लोगों को, ये वाली, यहाँ वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो,
तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं ना, ये मेरा पहला वेरिएबल है तो मैं इसकी ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोमा यानी डबल कोटेशन के बाहर कोमा और उसकी वेरिएबल का क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे। देखिए मुझे वो बता भी, मैंने आधा टाइप किया, मुझे बता रहा है कि आप पर्सन वाला लिखना चाह रहे हो। ठीक है, तो मैंने इसका क्या लिख दिया और यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया था कि ये वेरिएबल है। अगर मेरे पास दूसरा वेरिएबल होता जिसके आगे मैं वैल्यू डिस्प्ले करता, वो फिर ब्रैकेट में 1 फिर 2 फिर इस तरह आगे चलता जाएगा, जैसे मैं अभी आप लोगों को करके दिखा दूंगा, आगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, कि मैं यहाँ पे यानी इस प्रोग्रामिंग के बाद कोमा, कोमा के बाद ये मैं इसकी वैल्यू डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ ब्रैकेट में मैंने 0 लिख दिया। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या करेगा, मुझे ये डिस्प्ले करके दिखा देगा, मैं कंट्रोल। ठीक है, इसको मैं अभी अगर F5 करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये बिल्ड भी होगा और एग्जीक्यूट भी। देखें अब वेलकम टू सी शार्प प्रोग्रामिंग, और उस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराई है कोमा के बाद, जो उसके अंदर हमने पॉल की वैल्यू क्या कराई थी, स्टोर की थी। इसी तरह हम इसको मज़ीद थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास इंटीजर्स को ऐड करते हैं और फिर उसकी वैल्यू क्या करा देते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। ठीक है, आप लोग को, ताकि आप लोगों को क्या आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखें ये कोड मैंने अभी इसकी सेटिंग नहीं की हुई कि इसका फ़ॉन्ट बढ़ा देता, लेकिन समझ नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको अभी देखते जाते हैं कि आप लोग, मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का 1, इंटीजर ऊपर वाली चीज़ें आपको समझा चुका हूँ। इंटीजर टाइप का दूसरा वेरिएबल यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, ये मुझे मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इंटर फर्स्ट इंटीजर, कि मैंने जो भी इंटर करूँगा, ठीक है, और वो हमारे पास क्या, मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड सम का भी ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। इसी तरह हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करेगा इंटर सेकंड इंटीजर। ठीक है, वो भी हमारे पास सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या ले लेगा, हम उसको किस में स्टोर करा रहे हैं, ये दो इंटीजर इसकी इंटर फर्स्ट इंटीजर, और उसको हम किस में स्टोर करा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंटर सेकंड इंटीजर डिस्प्ले करेगा और उसको नंबर 2 में डिस्प्ले करा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये कंसोल डॉट रीड लाइन, ये हमसे एक लाइन लेता है, वो स्ट्रिंग ऑफ लाइन भी हो सकती है। अब मेरे पास इंटीजर लेने के लिए कोई इस तरह का फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पार्स, पार्स का मतलब ये है कि मेरे बच्चे आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है, कन्वर्जन का। तो हमारे पास वैल्यू को क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो भी वैल्यू उसको इंटर करेगा। ठीक है, रीड लाइन वाला फंक्शन, उसने लाइन रीड की एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, और फिर उसको किस में तब्दील करना है, हमने उसे कहा कि पार्स करे, उसको तब्दील करे किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। ये जो डॉट एंट लिखा है, एंट डॉट पार्स का मतलब ये है, तो जो भी हम इंटीजर इंटर करेंगे उसको इंटीजर में तब्दील करके इस नंबर में स्टोर करा देगा। दूसरे वाले इंटीजर को उसी तरह हमने किया, और फिर सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, उनको सम में ऐड करेगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं सम इज के बाद मैं उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाई, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि ये पहला वेरिएबल है 0, अगर मेरे पास साथ दूसरा भी होता तो फिर मैं आगे यहाँ पे भी डिस्प्ले करना, तो दूसरे दो वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, फिर 1, फिर तीसरे की करनी है तो 2, इस तरह यानी हम साथ साथ लिखेंगे एक ही लाइन में जितने भी हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो मैं अब इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो स्क्रीन के ऊपर मुझे कह रहा है इंटर फर्स्ट इंटीजर, मैंने 23 इंटर कर दिया। इंटर सेकंड इंटीजर सपोज मैंने 45 इंटर कर दिया, तो उसने मुझे सम डिस्प्ले कर दिया, सम इज़ 68। तो हम ये जो सी शार्प प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी शार्प हमारी हेल्प भी, विजुअल स्टूडियो हमारी हेल्प करता है हमारी प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, हमारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हुए हैं। अब मैं आप लोग का असाइनमेंट्स का टाइम स्टार्ट हुआ चाहता है। मैं आप लोग को धड़ाधड़ असाइनमेंट्स दूंगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जो बार बार की हुई हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की चीज़ें। तो आप लोग यहाँ पे आप बेसिक सिंटैक्स का समझ आ चुका हुआ है आप लोगों को सी शार्प का। अब आप लोगों ने इसके अंदर जैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इनहेरिटेंस है, ये मैंने आप लोगों से करानी है। ये आप लोग करेंगे तो हम जल्दी से विजुअल स्टूडियो की प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ आएंगे कि हमने सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप कर सकते हैं, हम ऐप डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये आज का लेक्चर आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल साबित होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग लेक्चर एंड अपकमिंग सेमेस्टर। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हर कदम के ऊपर कामयाबी दे। और मेरे लिए हमेशा की तरह ये रिक्वेस्ट है, एक दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे मेरा फ़र्ज़ अदा करने की तौफीक दे। जीते रहें, खुश रहें। फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग किसी फ्रेंड जो कहीं और पढ़ रहा है उसका फ़ायदा हो सकता है तो उससे